नमस्कार दोस्तों, चार्ट मोजो के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हमारे पहले 4 वीडियो देखे होंगे तो आपको थोड़ा इन डेप्थ आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा ऑप्शन और एक ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव के बारे में। तो हर चीज़ देखो मार्केट में आप नॉलेज जिस हिसाब से भी आप गेन करना चाहो आप गेन कर लो फ्रॉम एनी सोर्स, बट द मेन थिंग रिमेन इज जो एक हमारी मेन चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ओके, अब हम जब ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैं थोड़ा ऑप्शन के बायर्स के नज़रिए से बात करना चाहूँगा। ओके, इसमें जस्ट हम देखते हैं इफेक्टिव वेज ऑफ मैनेजिंग ट्रेड रिस्क। ओके, एंड साइकोलॉजी। ओके, मैंने इस हिसाब से डाला हुआ है। तो इफेक्टिव वेज ऑफ मैनेजिंग ट्रेड रिस्क देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ईच स्ट्रैटेजी विल हैव इट्स ओन वे ऑफ एसएलएन टारगेट। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, इंट्राडे में आप स्कैल्प कर सकते हो, इंट्राडे में आप स्विंग कर सकते हो, इवन इंट्राडे के अंदर आप आर्बिट्राज ले सकते हो, या इंट्राडे के अंदर आप हेज कर सकते हो, हेज करके पोजीशन बना सकते हो। हमने दो चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जो था स्विंग एंड स्कैल्प। तो जैसे कि हर एक स्ट्रेटेजी है, अपना अपना उनका रिस्क होता है, अपना रिवॉर्ड होता है। ठीक है, वो अपने एसएल के साथ आता है। अगर स्विंग कर रहे हो तो उस हिसाब से एसएल रहेगा, टारगेट भी वैसे रहेंगे। अगर आप 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट चार्ट पे स्पेकुलेशन कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स उस हिसाब से होंगे। हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को मिक्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, use underlying study to keep proper SL below demand zone and sell at a resistance zone which you think that those level will hold। अब देखो इसमें क्या पॉइंट है, हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप एसएल लगाते हो, ठीक है, ऑप्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, आप लोग एसएल लगा दोगे प्रीमियम। अगर समझो आपने 10 रुपए पे लिया है तो आप बोलोगे मैं 2 रुपए पे स्टॉप 2 रुपए का रिस्क है मेरा, तो मैं 8 रुपए पे एसएल लगा देता हूँ। बट जब आप वो चार्ट देखते हो तो पता चलता है कि जब वो स्टॉक एक लेवल से ऊपर गया था, जो उसने एक अपना रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस जोन था, वो जब था वो स्टॉक, जब उसका प्रीमियम 7 रुपीज था, और जब उसमें एक ब्रेकआउट आया और जब वो 10 9 और 10 एकदम फास्ट मोमेंटम से उसका भाव बढ़ा, आपने तुरंत बाय कर लिया। तुरंत बाय तो कर लिया उसमें मोमेंटम प्ले के लिए, बट आपने अब जब स्टॉप लॉस लगाया, आपने सोचा यार मेरा रिस्क तो यार 2 रुपीज के हिसाब से होना चाहिए, तो आपने 8 रुपीज का एसएल डाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सीधे से आपने लिया है ट्रेड अंडरलाइन को देख के, और आप स्टॉप लॉस ऑप्शन में लगा रहे हो। ऑप्शन के रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं होता है आपको। सिंपल देखो, सिंपल बात है। अब जो भी अंडरलाइन के उस जो भी डेरिवेटिव्स ट्रेड दे रहे हो, सीधी बात है, अंडरलाइन के हिसाब से लगाओ तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए, प्रॉपर अंडरलाइन का जो डिमांड जोन है, अब क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है अब वो आपका डिमांड जोन हो गया। ओके, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था अब जो आपका डिमांड जोन हो जाएगा, तो जस्ट उसके नीचे आप अपने लेवल पे लगा ले। तो उस हिसाब से अगर पहले 7 रुपया चल रहा था, तो अराउंड दिस टाइम आप 6.45 या 5.95 के अराउंड ऐसे लगा सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी द प्रॉपर एसएल फॉर दैट ट्रेड। ओके, बिकॉज आपका रिस्क, आपका जो स्टॉप लॉस है, पहले इट वाज जस्ट अ नॉर्मल स्टॉप लॉस, आपको थोड़ा स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाना है। आपको प्रॉपर अंडरलाइन के चार्ट्स देख के प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा देखो, घूम फिर के वो स्टॉक अंडरलाइन के वापस अपना प्रीवियस जो सपोर्ट, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब जो सपोर्ट बन गया वहां पे टच करके जाके फिर से अगर बाउंस करना होगा रिट्रेस करके, तो एक पुल बैक देके फिर ऊपर चले जाएगा। बट यही प्रॉब्लम है, आपका एसएल हिट हो जाएगा उसमें। तो इसके लिए प्रॉपर एसएल आपको लगाना बहुत जरूरी है। सेम वे, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल अब ये स्टॉक फेस करने वाला है और आपके पास मल्टीपल लॉट्स है, 2 4 लॉट्स है, तो उसमें से आप डेफिनेटली, आपको अगर लगता है, सी अगेन कन्विक्शन आई विल रिपीट, अगर आपका थोड़ा कन्विक्शन लूज हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार दिस इज द लेवल विच आई थिंक आई शुड बुक सम प्रॉफिट, तो आप डेफिनेटली पार्ट प्रॉफिट उसमें जरूर आप बुक कीजिए। ओके, उसके अलावा जब भी आप रेजिस्टेंस देखते हो, ठीक है, तो हमको लगता है यार ये टूट जाएगा, तो हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो यार अगर देखो इसमें सिंपल रिस्क रिवॉर्ड ये चीज़ समझ लो, जब भी आप प्रीएम्प्ट करोगे आपको रिस्क ज़्यादा होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। प्रीएम्प्ट नहीं करोगे तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, बट आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। बट देखो इन दोनों के बीच में मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपको कभी प्रीएम्प्ट करना चाहिए जब आपका मार्केट ट्रेंडी हो, सीधे से। जब आपका मार्केट ट्रेंडी होता है ना, जब आप थोड़ा प्रीएम्प्ट ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि जब आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा प्रीएम्प्ट करने का, क्योंकि यू नो व्हेन योर मार्केट इज ट्रेंडी, वेरियस स्टॉक्स आर ट्रेंडी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, तो चांसेस है कि आप जो स्टॉक देख रहे हो उसमें भी ट्रेंड बनने के चांसेस होते हैं, और वो प्रीएम्प्ट करके आप एक बहुत अच्छा स्विंग मार सकते हो उसके अंदर। ओके, सो वहां पे आपको प्रीएम्प्ट करना चाहिए, ना कि हर जगह आप प्रीएम्प्ट करते रहो। फॉर एग्जांपल अभी का जो मार्केट है वो काफी साइडवेज वाला मार्केट है, सो इसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस मार्केट टू प्रीएम्प्ट, स्पेशली इन ऑप्शन में आप बाय करके प्रीएम्प्ट मारोगे, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, आपको पूरा साइडवेज में ट्रैप करके रखेगा, और इसमें प्रीएम्प्ट करने का एज सच उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उल्टा आपका एसएल हिट करवा देगा। ओके, तो एक बार ट्रेंड बनने दो, या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कर रहे हो, जैसे हमने फोर्थ पार्ट वाले हमारे वीडियो में देखा था, ब्रॉडर कैटेगरी फॉर स्पेकुलेशन, उनमें से कुछ प्ले कर रहे हो तो अलग बात है, बट इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है वह ट्राई टू कीप अ एक्सपोजर ऑन अ सिंगल स्टॉक लेस देन 25%, ठीक है। तो आप इंट्राडे में जितने भी पोजीशन लेते हो, ओके, सो उस हिसाब से आप ट्राई कीजिए कि आप जो भी आप मल्टीपल पोजीशन लीजिए। पहली बात मैं थोड़ा बाइंग के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। देखो इन द एंड हमको पता नहीं, हमने एक्सेल्स तो देखे थे अलग अलग स्टॉक के, हमने बार चार्ट देखे थे, और कौन सा स्टॉक आज 3% के ऊपर मूव देगा, कौन सा स्टॉक 5% के ऊपर मूव देगा। हमने ये भी देखा कि उनके एक ब्रॉड क्राइटेरिया है, हमने देखा था स्पेकुलेशन के, उसके बाद भी स्टिल वी हैव सर्टेन प्रोबेबिलिटी तो रहता ही है कि यार आज वो उतना मूव ना दे। तो ट्राई करो कि थोड़ा पोजीशन क्वालिटी ट्रेड लो, बट एक सेक्टर के ऊपर एकदम भी ज्यादा 25% से ज्यादा पर्टिकुलर डे पे एक्सपोजर मत डाल दो। डेफिनेटली आपका सेक्टर रोटेशन वाइज ही चलने वाली है ट्रेड, ओके, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ओवर चले जाते हो, तो वो जब सेक्टर रिवर्स मारता है और जब आप रिएक्ट नहीं कर पाए, तो आपका काफी डैमेज दे सकता है वो पर्टिकुलर चीज। ओके, इनफैक्ट आपका भले ही वो प्रॉफिट में हो, वो सेक्टर आधा टका 1% भले ही आपके डायरेक्शन में चल गया हो, इंडाइसिस की बात कर रहा हूँ, निफ्टी ऑटो में आपने काफी सारे स्टॉक लिए, निफ्टी ऑटो 2.5% आपके वे में चल गया हो, बाद में सडन एक मूव आती है और 20 मिनट के अंदर वो इंडाइसिस अगेन बैक टू 0.5 0.1 1 या 0.5 आ जाता है, उस केस में आपको और ज़्यादा डैमेज देखने मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक सेक्टर के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 25% से नीचे ही एक्सपोजर रखें। अब ऑप्शन के अंदर हम इंट्राडे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, डेफिनेटली आपको जब कोई सेक्टर चलता हुआ दिखेगा तो हम ट्रेड ले लेते हैं, बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि मैंने आज अब मेरे पास 4 स्टॉक है, उसमें से 3 स्टॉक सारे आईटी के हैं, जैसे आज की बात कर लें, तो डेफिनेटली आईटी के होंगे, तभी उसमें प्रॉफिट आ रहा था बिकॉज आईटी इंडेक्स वाज मूविंग। बट फिर आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्सपोजर तो बना लिया है पूरे दिन भर में एक ही सेक्टर में, तो फिर उस पे आपको बैठ के प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रेल एसएल करना पड़ेगा प्रॉपर, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी टाइम हमने ये चीज़ देखी है कि सेक्टर जब मूवमेंट देते हैं, कभी कभार वो ऐसा टर्न मारेंगे कि आपको बहुत क्विक एग्जिट मानना पड़ता है उन पोजीशंस में से, अदरवाइज दे विल डैमेज योर पोजीशन। तो इस वजह से, और स्पेशली जो पोजिशनल की बात करूँ इसमें, जैसे मैंने बताया पोजिशनल तो आपको ऑप्शन करना ही नहीं है, बट स्टिल अगर किसी ने पोजिशनल ऑप्शन कर लिया, ठीक है, और वो 25% से उधर ज़्यादा एक्सपोजर चले गया, कल जाके सेक्टर नहीं चला, कुछ नेगेटिव खबर आई, वहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाना है। ओके, और फिर पोर्टफोलियो साइज का अगर आपने एकदम ही ज़्यादा लेके चले गए जोश में, यार ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो, ये भी बाय कर लो, ये भी बाय कर लो, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक इन स्टडी एंड बुकिंग लॉस, ऑप्शन प्रीमियम कैन फॉल वेरी फास्ट। तो देखो सीधी बात है, हमने टाइम वैल्यू का कर्व देखा था, किस तरीके से टाइम वैल्यू का स्लोप है। अगर अपने को पता है कि हमारी मिस्टेक हो चुकी है, तो सीधी बात है, देखो स्टॉक मार्केट में गलती हुई, क्या करो, लॉस बुक करके निकल लो, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको पता है कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है,
तो सिंपल अपना एसएल लगाया हुआ था, आपका या तो एसएल हिट हो जाएगा या आपने ऑर्डर डालते समय समझ गए यार मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो और उसको वेट मत करो। जिस जिस वक़्त पे आपको समझ में आ गया यार मैंने मिस्टेक कर दी है, तो सीधा माउस से क्लिक करो। आपको अगर F2 दबाने नहीं जम रहा है, सीधा स्क्वायर ऑफ दबा दो विदाउट भाव देखे, क्योंकि आपने वो गलत ट्रेड डाला था ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके? तो आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, ठीक है? और फिर लॉस बुक कर लो। अगर नहीं करोगे तो क्या होता है देखो, आप ऐसे चार्ट को देखोगे, बोलोगे यार रुक जाता हूँ थोड़ा 2 मिनट, फिर एक अचानक से एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा और आपने कॉल बाय किया और ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेगा। फिर आप सोचते हो अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अब काम करते हैं, अब तो ये प्रीवियस डे के सपोर्ट पे आ गया है, मैं और रुक जाता हूँ। मैं तो ऑप्शन ही बाय किया, मेरा कौन-सा नेगेटिव में जाएगा। उसके बाद आप रुक जाओगे और फिर वो ऑप्शन को देखने लगोगे, फिर वापस से गिरेगा वो ऑप्शन और फिर आप घाई-घाई में फिर सोचोगे यार एग्ज़िट ही कर जाता हूँ। तो सिंपल बात है, और जब वो प्रीमियम गिरता है, काफ़ी क्विक गिरता है, स्पेशली लास्ट के डे में, जैसे मैं बता रहा हूँ टाइम वैल्यू कर्व में हमने देखा है। सो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको अगर अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई या आपको स्टॉप लॉस लगाया था और आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है? तो तुरंत एग्ज़िट कर लो। इसके अंदर देयर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि उसमें कोई ये नहीं है कि आपको हर एक ट्रेड जीतना है, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, देखो वन थिंग दैट यू डोंट हैव टाइम। देखो इसके अंदर सीधी बात है, ऑप्शन बाइंग के अंदर जो रिस्क आती है वो एक मेजर है टाइम वैल्यू की रिस्क, ठीक है? टाइम वैल्यू की रिस्क मिटिगेट करने के लिए आप पोजिशनल से इंट्राडे तो आ सकते हो, ओवरनाइट रिस्क कम हो जाएगी और ओवरनाइट थीटा डीके से आप बच जाओगे। बट उसके अलावा हमको चाहिए रहता है मोमेंटम, ठीक है? मोमेंटम ट्रेड विथ क्विक मूव, वो आपके शो स्टॉपर बनेंगे, ठीक है? क्यों बनेंगे वो? सीधी बात है, देखो मोमेंटम ट्रेड जब आती है, ठीक है? एक तो एक होता है मोमेंटम एट एन डिग्री ऑफ 25 डिग्री पे मोमेंटम होगा या 45 डिग्री पे आपका एक मोमेंटम चलता जाएगा स्टॉक का। बट आपको जो क्विक मोमेंटम मिलता है 60-70 डिग्रीज वाले, दैट आर द रैपिड एंड क्विक मोमेंटम। वहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है टू मेक गुड मनी फ्रॉम द ऑप्शंस, स्पेशली फ्रॉम बाइंग। उधर तो आपका ओटीएम में भी अगर आप बाय करोगे इतनी रैपिड मोमेंटम आएगी, तो आपका काम हो जाता है उधर। बट जो बात है सीधी है, देखो लॉस होता है, सिंपल शब्द में बुक कर लो, ओके? साइज अपना ध्यान रखो कि एक दिन में आपके अकाउंट का भी 25% जो ट्रेड जा रही है आपके पर्टिकुलर अकाउंट से, एक सेक्टर के भी ऊपर चले गए, तो फिर अगर वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है लेकिन अचानक से टर्न करेगा, तो आप थोड़ा सडन, इट विल टेक यू टाइम टू रिएक्ट अगर आप नए हो तो उस हिसाब से ध्यान रखो, आपका अकाउंट भी डैमेज हो सकता है। और बाकी जो स्टॉप लॉस वाली बात है उस पे ध्यान लगाना। एक मैं निफ्टी में बोलना चाहूँगा, निफ्टी में काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं लॉन्ग, ओके? कॉल या पुट बाय कर लेंगे, लेकिन यार उसमें समझो आप मोमेंटम को चेस, देखो मोमेंटम चेस कर लो स्टॉक में, क्योंकि हमें उसका डेटा देखा है। मोमेंटम चेस करना मतलब किधर मूव आ रही है, आपने उसमें मोमेंटम में बाय कर लिया, ओके, फ्लो में। निफ्टी में मैंने ये देखा है कि निफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मोमेंटम के अंदर। अधिकतर वो मोमेंटम आ रहा है, फिर अटक जाएगा, फिर मोमेंटम आएगा, फिर इट विल टेक अ हॉल्ट, आइदर इट विल गिव अ थ्रो बैक और अ पुल बैक, ओके? और उसके अंदर हमें रिट्रेसमेंट्स देखने मिलते हैं कई सारे तरीके के। इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो सिंपल है, मैंने शायद पहले वाले वीडियो में भी बताया था। इसमें सिंपली आप ट्राई करो कि जो भी पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न के लोअर सपोर्ट पे ले। फ्लैग बन रहा है तो फ्लैग में जब कंसोलिडेट होता है, ये मत समझो अब ब्रेकआउट हो रहा है, अब ब्रेकआउट हो रहा है। उसके लोअर एंड पे ट्राई करो एक्यूमुलेट करने का। असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, उसके स्लोप के लोअर एंड पे ट्राई करो लेने के लिए। कप एंड हैंडल बन रहा है तो एक कप बन गया, दूसरा हैंडल जब बनेगा तो ट्राई करो, जब वो हैंडल फॉर्म हो गया है तो लिप ऑफ द कप जो रहता है उसके ब्रेकआउट से पहले अब थोड़ा नीचे ही, जब वो यू टर्न मारे, जब बाय करके तो नीचे छोटा ऐसा लगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, अब घाई घाई में जब ऑप्शन बाय करते हो ना, जब वो मोमेंटम में आता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो उसके अंदर क्या होता है आप तुरंत जंप इन कर लोगे और फिर स्टॉप लॉस सोचोगे यार क्या लगाऊं क्या लगाऊं, फिर आप ऑप्शन पे जस्ट ऐसा ही उसका भाव देख के ऐसा लगा दोगे, ठीक है? पहली बात, जैसा मैंने रिपीट कर रहा हूँ, आप प्रॉपर स्मार्ट एसएल नहीं लगाओगे और फिर वो गलती करने के बाद, क्योंकि आप घाई घाई में चढ़े तो ऑलरेडी ऑप्शन प्रीमियम जंप मार गया था, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चुपचाप अगर घाई में चढ़ गए तो तुरंत एग्जिट हो जाओ और सोचो, फिर ठंडे दिमाग से सोचना यार मैंने क्यों घाई में एंट्री ली। फिर आराम से चार्ट देखो, आपको पता है
सपोर्ट या उस टाइम पे एक्यूमुलेट करके एसएल लगाओ, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा सूटेबल लगता है इन निफ्टी। और ये मोमेंटम चेस करना है निफ्टी में कर सकते हो, बट ओनली एट अ सर्टेन डेज, ठीक है, जहाँ पे आपको फॉलो अप सेलिंग मिलती है, कंटिन्यूएशन बेयर फ्लैग 2-3 मिल रहे हैं दिन भर में, या कुछ जो हमने देखे थोड़े बहुत फैक्टर्स देखे थे हमने ब्रॉड कैटेगरी स्पेकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी रिस्क मैनेज कर सकते हो रिगार्डिंग दी ऑप्शन बाइंग के एंगल से मैं बताना चाहता था। इसके अलावा हमको साइकोलॉजी देखना है। अब देखो यार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइकोलॉजी अब देखो व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि यही आपके डिसीजन ड्राइव करेगी। देखो इट्स सिंपल, यहाँ पे हम लोग जो करते हैं बहुत सारा काम बाइंग के अंदर, वो सारा डायरेक्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्शनल बेसिस पे होता है। और थोड़ा बहुत क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमारा प्राइमरी वो रहता है इसके अंदर, वो भी आई पर्सनली यूज मोर ऑफ अ क्लासिकल एनालिसिस ऑन द चार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम, तो उस वजह से ये डिस्क्रिशनरी नेचर का भी होता है। तो इस वजह से खासकर हमको साइकोलॉजी पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है। वी आर ऑलवेज काम, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको छोटे मोटे ट्रेड पे एक्साइट नहीं होना, ना लॉस पे आपको कुछ फर्क पड़ना चाहिए। तो आप यू विल बी ऑलवेज न्यूट्रल, ओके। अब यहाँ ध्यान रखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर एनी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ले लो, आप ले लो फ्यूचर ले लो, डायरेक्ट इक्विटी कर लो, आप इवन हेज कर लो, आर्बिट्रेज, कोई भी चीज़ कर लो, ओके। कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट से कर लो, करेंसी में कर लो या कमोडिटी साइड कर लो, कुछ भी ट्रेड कर लो, आपको साइकोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी माइंड को स्टेबल रखेगी इन दिस रैंडम मोमेंट्स ऑफ द टॉक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होगा, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और वेदर आई एम फॉलोइंग माई रूल्स प्रॉपरली या कुछ। या आपको किसी का वीडियो देखोगे, फिर आपको लगेगा यार ये बंदा ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ये बंदा इस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। या आपको वेब सीरीज देख के अचानक से मोटिवेशन आ जाएगा, मैं भी झंडे गाड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें नहीं होती। तो आप स्टडी करो प्रॉपर चीज़ स्टडी करने के बाद ट्रायल करो, ट्रायल में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, फिर फील्ड पे उतरो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर डायरेक्ट उतरने जाओगे कुछ चीज़ से एकदम इंस्टेंट मोटिवेशन लेके, ठीक है, विदाउट ट्रेनिंग और ये लेके, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। Most of the time, you will be making views on the underlying, and bias will likely affect your decision. Try to reduce that and focus on data points. देखो, as I said, हम काफ़ी डिसीजन बनाएंगे बाई सेल के, ओके, स्पेशली इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसमें अंदर रैपिड डिसीजन होते हैं और काफ़ी डिसीजन लेने पड़ते हैं एक दिन के अंदर। यू माइट ऑल्सो बी डूइंग ट्रेड मोर देन 30-40 ट्रेड इन एन सिंगल डे। तो उस वजह से जब आप स्कैल्प ट्रेड लेते हो तो आपको फ्रीक्वेंट जाना है, इधर एंट्री करूंगा, इधर एग्जिट, इधर एसएल, स्विंग करना है, किधर ट्रेल एसएल लगाना है, कौन से सेक्टर में डालना है। अभी आप इंडाइसिस देख रहे हो, कभी आप निफ्टी बैंक देख रहे हो, कभी ऑटो, कभी आईटी, कभी कंपेयर करके आप फाइंड आउट कर रहे हो किसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कभी आप फॉरेन मार्केट्स के ऊपर नज़र रख रहे हो, एक्स वाई सी, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हो इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, तो आपको पूरा ही ध्यान लगाना पड़ेगा, ओके। और जब आप ध्यान लगाओगे, आप डिसीजन लोगे, उसमें आपके बायसेस डेफिनेटली आएंगे। अब मैं बायसेस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बायसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम फर्दर आगे काफ़ी डिवाइड कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि हम लेटर पार्ट में इसके ऊपर भी एक सीरीज लेके आए, ठीक है, रिगार्डिंग द काइंड ऑफ बायस विच अफेक्ट्स योर ट्रेडिंग डिसीजन, ठीक है। बस बायस अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि जब आप डिसीज़न लेते हो तो कुछ चीज़ें हैं प्री ऑक्यूपाइड इन योर माइंड जो आपके डिसीज़न जो लेते हो उसको अफेक्ट कर देती हैं। विनिंग डेफिनेटली विल मेक यू हैप्पी, बट ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे दैट यू डोंट गेट एक्साइटेड। इट्स सिंपल, देखो, जब भी आप ट्रेड कोई जीतते हो तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर देखो आपको विनिंग में फ़र्क पड़ना चालू हो गया है तो आप लूज़ करोगे तो आप दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट यू। तो सिंपल है, विन करो या लूज़ करो, दिस इज़ ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम। और कई दिन आप लूज़ भी करोगे, कभी आपको ड्रॉ डाउन भी लगेंगे, ओके। नेक्स्ट लाइन मैंने उसी हिसाब से लिखी है, ड्रॉडाउन विल अकर एंड इट विल टेस्ट योर एंटर एग्जिस्टेंस इन द मार्केट। जब भी वे आप देखो, आपको जब जब ड्रॉडाउन लगेंगे, ओके, और ये डेफिनेटली लगने हैं,
कोई ट्रेडर बचता नहीं है ड्रॉ डाउन से। ड्रॉ डाउन लगते हैं, सबका एक बुरा टाइम आता है। वाई? बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है हर एक टाइम पे। सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। ओके, तो जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उस पे हमें अपना फोकस रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए वो स्ट्रैटेजी पे। देखो, पहले वर्क किए तो अभी भी करिए, बस फर्क ये होता है ना कि अपना मार्केट स्ट्रक्चर जो है, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब जो निफ्टी का अभी जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है। वो चेंज हो चुका है, तो या तो आप अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी एक ऐसी फ्लेक्सिबल बना लो कि जो आप क्विकली अडॉप्ट कर पाओ। नहीं तो देखो यार, मैं अपना ऑनेस्ट बात बताता हूँ, मेरे को तो 10 से 15 दिन जाता है कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर बदलता है टू रीएडजस्ट सम ऑफ माई स्ट्रेटेजीज। तो सीधी बात है कि ये जो रीएडजस्टमेंट है उसके अंदर टाइम लगता है, क्योंकि इनिशियली देखो क्या लगा था, इवन मेरे को भी लगा था 15,900 पे आया, क्योंकि नैरो रेंज में जब भी ट्रैप कभी भी स्क्वीज होता है कुछ चीज, तो उसके बाद हमें क्विक एक मोमेंटम मिलता है देखने। निफ्टी अगर ज्यादा डीप देता तो अलग बात होती, तो निफ्टी ने काफी नैरो रेंज में एक ये दे दिया है। इस वजह से काफी आपको अंडरस्टैंड करते करते, रियलाइज करते करते डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, और आपको ही नहीं, हर ट्रेडर को इट माइट टेक सम टाइम। तो जो ट्रेडर का जो स्ट्रेटेजी विच वाज वर्किंग इन द अर्लियर टाइम फ्रेम या अर्लियर मंथ्स, हो सकता है अब जाके वो हॉल्ट हो जाए या वो थोड़े टाइम के लिए इस करंट मार्केट स्ट्रक्चर में उतने अच्छे से वर्क ना करे। बट आपको पता है मार्केट्स आर नेवर एंडिंग। ओके, और मार्केट्स में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, उसका कोई ये मत करो। और स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग की जब आप बात करते हो तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर हियर। तो इसके अंदर आपको घाई करके कुछ मतलब नहीं, तो आप अपना सेफ खेलो और उस हिसाब से जस्ट ट्राई टू सरवाइव देयर। और एक बार आप हार्ड फेस निकाल लोगे, फिर से मार्केट एकदम लूज बॉल देगा, इजी का हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर, देन इट विल बी फन टू अगेन डू योर स्ट्रेटेजी। तो यार ड्रॉ डाउन विल अकर, और ड्रॉ डाउन आपको ऐसा झटका देगा। और स्टार्टिंग में आई नो एवरी ट्रेडर सबके साथ होता है। स्टार्टिंग याद करो जब भी आप लोगों को पहला ड्रॉ डाउन लगा था, तो वो ड्रॉ डाउन के बाद सब लोग सोचते यार ये क्या है, ये क्या, शुड आई कंटिन्यू या क्या करे। तो देखो वो ड्रॉ डाउन सबको लगना है, बस आपको ये ध्यान रखना है ड्रॉ डाउन लगे एक डिसेंट तरीके से लगे, ये ना हो कि आप पूरा ही आउट हो जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से ही मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी खासकर ऑप्शन जो थोड़ा डिफिकल्ट है, और मैंने क्यों बताया ये डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल पे ध्यान देना होता है। आप इधर टाइम वाइज भी करेक्ट पढ़ना चाहिए, और बी आपका प्राइस वाइज भी करेक्ट पढ़ना चाहिए, और डायरेक्शन वाइज भी करेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आपने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, जाकि जब आप सिर्फ कैश में अगर लॉन्ग करोगे तो ठीक है, आप थोड़ा टाइम रुक जाओगे, ये मंथ ब्रेकआउट नहीं आया तो अगले मंथ ब्रेकआउट आ जाएगा, आपका सपोर्ट इंटेक्ट है, आपने ऐसा लगा के बैठ गए मजे में। पर ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है, तो इसके लिए पोजिशनल से मैंने थोड़ा इंट्राडे आप लोग को, इसलिए मैंने थोड़ा वेटेज ज़्यादा ही दिया है। तो आप देख सकते हो अर्लियर वीडियो में मैंने उस बारे में जो डिस्कशन किया है। तो सीधी बात है, ड्रॉ डाउन तो लगने हैं, और ड्रॉ डाउन से एक बार निकल गए उसके बाद अगेन आपको कुछ अपनी मिस्टेक दिखाई देगी। आपको ड्रॉ डाउन जब लगेंगे तो आपको स्ट्रेटेजी में भी काफ़ी कमियां नज़र आएंगी। वो आपको अगले बार सेम एनवायरनमेंट, जब सेम मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा, जब आपको वो एक्सपीरियंस हेल्प कर जाएगा। ओके, आफ्टर विनिंग कपल ऑफ ट्रेड, डोंट जस्ट डबल द ट्रेड साइज, योर माइंड इज नॉट यूज फॉर द फ्लक्चुएशन। सीधी बात है, देखो जब भी आप ऑप्शन में कोई भी ट्रेड बाय करोगे, ठीक है, वो राइट चले जाएंगे, आप तुरंत उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे। अरे एक ही लॉट लिया है, ठीक है, एक लॉट में 10,000 क्वांटिटी है, किधर 3,000 क्वांटिटी है, किधर 5,000 क्वांटिटी है, किधर 17,000 क्वांटिटी है। तो देखो डिफरेंट स्टॉक है, जो भी कैटेगरी के स्टॉक है, हर जगह लॉट साइज अलग अलग है। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कैसे लॉट साइज होते हैं डिसाइड। सो इसके बाद अगर आपको लग रहा है ठीक है ना, एक लॉट में तो मेरा हो गया, आई थिंक सो आई एम केपेबल, आप तुरंत जाके 2-3 लॉट सीधा मार दोगे, 1 से 3 लॉट सीधा चले गए। ठीक है, आपको करने में क्या गया, आपने F1 दबाया, एंटर में सीधा एरो से आपने ऑर्डर ज्यादा कर दिया या नॉर्मल टाइप किया, ओके, एंड देन आपने सीधा पंच कर दिया। लेकिन आपने वो ट्रेड लेते समय ये नहीं सोचा कि आपका जो माइंड है, ओके, और जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, वो सिंपली इस चेंज को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, जो आपने तुरंत जो जंप मारा है ना, जो सीधा, और भले ही आपको लगा होगा कि टेस्ट में आप सक्सेसफुल हो गए, तो मैं एकदम से
अब पंप इन कर देता हूँ अपना अकाउंट और सीधा हाई लॉट्स वैल्यू पे स्टार्ट कर देता हूँ ट्रेड, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है आपने टेस्ट ट्रेड किया होगा एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर में, लेट्स से आपने कोई चीज टेस्ट की होगी जून अप्रैल जून जुलाई अप्रैल एंड जून के मंथ में, और अचानक से ये जुलाई का मार्केट आप देखते हो वो साइडवेज पूरा आता है जून 15 से लेके ये वाला मार्केट। तो हो सकता है आपने वहां पे टेस्ट किया हो एट अ इनिशियल स्टेज, और आपने जोश में आके इस मार्केट कंडीशन इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपने पंप इन कर दिया पैसे। अब आप बोलोगे यार वो तो चल रहा था अब नहीं चल रहा है, ओके, प्लस आपने पंप इन एक्स्ट्रा कर दिया पैसे, तो सीधी बात है आप जब भी पोजीशन साइज बढ़ाओ एट अ लिमिटेड स्टेज बढ़ाओ, ओके, धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है। सीधा 1 से 4 लॉट जाने का कोई वो नहीं है, ठीक है। आप 2 लॉट कर रहे हो 3 लॉट कर रहे हो सीधा 6 8 लॉट चले जाओ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। धीरे धीरे साइज बढ़ाओ, ओके। जब आप धीरे धीरे साइज बढ़ाओगे तो आपको पता है, क्योंकि देखो आप गलत पढ़ोगे तो नीचे के लॉस भी लगने हैं, तो जब आप धीरे धीरे साइज बढ़ाते हो तो आपका प्रॉफिट एंड रिस्क दोनों एपिटाइट बड़ा होता है, ठीक है। इवन प्रॉफिट का आपका एपिटाइट बड़ा होगा और रिस्क लेने का भी एपिटाइट फिर धीरे धीरे बढ़ता है। ये नहीं कि एकदम से बढ़ेगा, तो आपका बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है अगर आप एकदम से लेते हो ज़्यादा क्वांटिटी। सो ट्राई कीजिए कि एक लिमिटेड पेस पे आप लॉट साइज बढ़ाइए। देखो सबसे इजी होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉट साइज बढ़ाना, क्यों? क्योंकि आपको प्रीमियम भरना है और लेवरेज डबल हो रही है। सीधा सीधा कैश में बाय करोगे, फॉर एग्जांपल आईबुल ले लो 3000 का लॉट साइज, कैश में बाय करोगे 9 लाख रुपए लगेगा, ओके, 300 रुपए के रेट से। आई थिंक सो अभी 271 या 272 चल रहा है अप्रोक्स। 300 के रेट से गिनोगे तो 9 लगेगा, 300 है, हाँ, तो वो 9 पकड़ लो अप्रोक्स। फ्यूचर में लोगे तो भी एक डिजायर्ड अमाउंट में लगेगा, ठीक है। ऑप्शन सेल करोगे तो भी आपको डबल ही लगना है, ठीक है। अनहेज्ड अगर नेकेड ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन बाय करोगे तो क्या लगना है आपको? अगर ओटीएम बाय कर रहे हो 25,000 में आ रहा है और एक 25,000 ही लगने हैं, ठीक है, तो आप तुरंत उसके अंदर मार दोगे। फिर आप सोचोगे यार 4 लॉट बाय कर लेता हूँ, आप बोलोगे क्या ही है 50 के बदले एक जा रहे, तो देखो आपने ऐसे मजाक मजाक में, क्योंकि आपको पास से प्रीमियम देना है तो बहुत आई नो कि वो आएगा आपको, लेकिन इस चीज पे ध्यान रखो। ये चीज मैं बता रहा हूँ काफी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बदला और आपकी पुरानी स्ट्रेटेजी काम नहीं की, तो फिर जो ड्रॉ डाउन लगता है हाई क्वांटिटी में वो और ज्यादा जबरदस्त लगेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जिस तरीके से हमने ग्लोबल मार्केट के बारे में बोला था, ग्लोबल मार्केट सेक्टर रोटेशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, हो सकता है आप काफ़ी मीडिया में आर्टिकल्स भी पढ़े रिगार्डिंग इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के ऊपर। स्पेकुलेशन में भी मैंने ब्रॉड कैटेगरी में दिया था, तो आप वहाँ पे कोशिश कीजिए ओपिनियन और फैक्ट को अलग अलग तरीके से देखो। देखो ओपिनियन होता है जो पर्सन अपना व्यू दे रहा हो, वो बोल रहा है यार मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है, या ऐसा मेरा कहना है, या मैं ऐसा सोच रहा हूं। फैक्ट वो होते हैं जो प्रॉपर होते हैं, ठीक है, प्रॉपर डेटा सेट्स होते हैं जो प्रॉपर वैलिडेट करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज को। तो आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना रहता है, जो सच्चाई है, ठीक है, उस पे आपको ध्यान देना रहता है, ना कि किसी पर्सन की ओपिनियन। डोंट चेंज योर व्यू टू क्विकली, अंडरस्टैंड अंडरलाइंग बिहेवियर। देखो ऑप्शन के प्राइस बहुत कभी कभार तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, आपको अपने आप से बिहेवियर चेंजिंग, आपको अंडरलाइन पे ध्यान ही देना पड़ेगा, ठीक है। अंडरलाइन का बिहेवियर समझ लो। अंबुजा सीमेंट देखो, उसको सबको पता है यार, वो 50 के मूविंग एवरेज पे आके वापस रिवर्स करता है। अडानी एंटरप्राइज इंसिडेंट न्यूज आने से पहले 21 डे के मूविंग एवरेज से उसका अंडरलाइन का बिहेवियर टच करके वो इट इज यूज टू गो अप, ठीक है। तो हर एक स्टॉक का अपना अपना बिहेवियर है, अपना अपना पैटर्न है। एसी कंपनी का अपना सीजनैलिटी पैटर्न है, ठीक है। नियर समर मंथ्स या बिफोर उससे ही 2-3 महीने पहले स्पेकुलेशन आता है, 1 क्वार्टर पहले। तो हर एक अपना अपने साइकिल और पैटर्न के हिसाब से चलता है। बट द थिंग इज आप एक बस अंडरलाइन बिहेवियर को समझो ना, और अपना व्यू तुरंत चेंज मत करते रहो कि यार अभी बाय कर लिया तुरंत, अभी सेल कर दिया, यार अभी मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, अगले मिनट लगा नहीं 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 नीचे जाएगा, फिर अगले मिनट लगा रहे नहीं लगता ऊपर जाएगा। तो यार ऐसा वर्क मत करो। इस चीज से बचने के लिए क्या करो, अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे जैसे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप हेल्प लो फ्रॉम डेली एंड वीकली चार्ट। आप डेली और वीकली से ट्राई करो कोई बड़े लेवल आ रहे हैं क्या, जिस वजह से ये कंफ्यूजिंग ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं। तो सिंपल आप लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम फ्रेम से छोटे ड्यूरेशन टाइम फ्रेम पे आओ, और फिर आप अपना एक डायरेक्शनल व्यू लो और हमेशा ट्रेंड के साथ करो ट्रेड।
सो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। ट्रेनिंग योर माइंड टू स्विच बिटवीन स्ट्रेटेजी विल लुक इजी, जैसे बट इट इज़ नॉट। कि आप ध्यान रखो जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आपके पास अगर मल्टीपल स्ट्रेटेजी भी है, तो आपको लगेगा मैं इंस्टेंटली स्विच कर लूँगा, यार आज एक स्ट्रेटेजी चला रहा हूँ, कल ये नहीं चली तो ये चलाऊँगा। पर देखो स्विच करने में टाइम लगता है, आपको अडॉप्ट होने में टाइम लगता है। आप इंस्टेंटली स्विच मेरे हिसाब से इतना ईज़ी नहीं होता, ख़ासकर जब हम नए होते हैं मार्केट में। हमारे पास 3-4 स्ट्रैटेजी भी हैं जो हमने रखी है, टेस्ट की थी, जो काम कर रही है। लेकिन एकदम से कोई स्विच करने बोलेगा, आपकी आदत कोई पर्टिकुलर, और इन द एंड आपकी देखो कोई ना कोई फेवरेट स्ट्रैटेजी बननी ही बननी है। आप भले ही कोई और काम कर लो, ओके, पर इन द एंड आपको कोई ना कोई 1-2 स्ट्रैटेजी रहेगी जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट देगी, और आप आई नो कि यू विल बी मोर यूज्ड टू इन परफॉर्मिंग दोज़ स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए ये चीज़ पे भी ध्यान देना है। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ब्लैक्स। देखो एज़ एन ऑप्शन बायर, आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट का क्या डर है, ठीक है? आप ऑप्शन बाय करके रखे हो। आपको कौन-सा अनलिमिटेड रिस्क जाने वाला है। मोस्टली हाँ, आपने कैपिटल लगाई वो चले जाएगा। लेकिन आप अगर डर रहे हो ब्लैक स्वॉन इवेंट से, आपको पता चला यार मैंने पोजीशन बनाई हुई है यार, कल ये हो गया, वो हो गया, ये तो यार सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, ये कंट्री के बीच में या ये पॉलिसी आ जाएगी, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, तो या कोई पैंडेमिक जैसा इवेंट आएगा और वो ब्लैक स्वॉन इवेंट की तरह है। लेकिन यार अगर आपने ऑप्शन बाय किया है, वो भी पोजिशनल बाय किया है, अच्छा वो भी अगर आप पैनिक कर रहे हो, तो सीधा बात है मैं समझ जाऊँगा आपने ग्रीडी पोजीशन बनाई है। ग्रीडी पोजीशन क्या है, आपने अपने कैपेसिटी से ऊपर की पोजीशन बना के आपने सीधा क्या किया है उसको, तो वो भी ऑप्शन में बनाई है, ठीक है? आपने दब एक तो आपने ओवरसाइज़ किया है पोजीशन, और वो भी पोजीशन आपने ऑप्शन बाय करके बनाई है। सो इसमें तो आपकी वाट लगनी है, ठीक है? तो सिंपल बात है, ब्लैक स्वान इवेंट से उतना डर नहीं होता अगर आप अपना पोजीशन साइजिंग का रिस्क ही लिमिटेड रखोगे। पूरे पोर्टफोलियो का अगर 2-3 पूरे जितना भी आपका पैसा है मार्केट के अंदर, उसका 2-3% रिस्क है, 1-2% रिस्क है, तो भी ऐसा सोचो ब्लैक स्वान इवेंट से आप सस्ते में छूटे, ठीक है? तो ऑप्शन बायर को एज सच इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती। उल्टा अगर आपका ट्रेड राइट बैठ गया ब्लैक स्वान इवेंट में, तो वो अलग बात है। बट जो बंदा डर गया ब्लैक स्वान इवेंट में, खासकर ऑप्शन बायर, तो मैं समझ जाता हूँ कि सीधा बात है, उसने भाई अपने कैपेसिटी से ऊपर ही बाय करके बैठ गया। लग रहा था 2-3 लॉट के बदले 8-9 लॉट बाय करके बैठ गया है बंदा, तो उसके बाद तो हालत खराब होनी है। एज एन ऑप्शन बाय नेवर अंडर एस्टिमेट स्मॉल विन। देखो जो छोटे छोटे विन होते हैं, सेम देखो ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो, तो आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस लगाओ, फिर धीरे धीरे अंडरलाइन के बेसिस पे लगाओ। ध्यान रखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अंडरलाइन के बेसिस पे नहीं लगाओगे, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद स्मॉल विन होते तो भी इट्स गुड, बिकॉज स्मॉल विन आपके लॉसेस को बचाते हैं, सीधी बात है। आप स्मॉल विन भी कर रहे हो तो स्मॉल विन भी ऐड होते हैं, और इन द एंड जो जो पोजीशन में आपका स्मॉल विन हुआ था, तो उस पोजीशन तो आपका लॉस से बचा, वो एक अच्छी बात है। तो सिंपल आपको स्मॉल विन्स पे भी ध्यान देना है। ऑलवेज रिमेंबर मार्केट आर सच अ प्लेस वेयर हार्ड वर्क इज नॉट ऑलवेज रिवॉर्डेड, यू नीड टू बी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड इट। सीधी बात है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कितना भी हार्ड वर्क करो, आप ज़रूरी नहीं है आपको रिवॉर्ड मिलेगा। खासकर जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रैक रखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और काफ़ी चीज़ें आपके इंफॉर्मेशन आपके सामने रहती है, आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले खुले रहते हैं, ओके। इस वजह से काफ़ी एक्टिव भी होना पड़ता है, काफ़ी टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर ज़रूरी है इसके बाद आपको रिवॉर्ड मिले नहीं। तो मार्केट एक ऐसी जगह है कि आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी राइट है, अगर आपका व्यू राइट गया और मार्केट भी वैसे ही परफॉर्म कर दिया, तो डेफिनेटली आपको गेन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं हुई, तो सीधे बात है आप लॉस होगा, एसएल हिट होगा और लॉस बुक करो, सीधी बात है। तो हार्ड वर्क करो, स्टार्टिंग में 1-2 साल लग सकते हैं सीखने को, ओके। कुछ चीज़ें आपको धीरे-धीरे ही समझ में आएगी। आपको पहले लगेगा यार ये मूव क्यों हो रही है, ये मूव क्यों हो रही है, ठीक है? तो बड़ी मूव्स के लिए तो मैंने आपको दिया है ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्पेकुलेशन। अधिकतर बड़ी मूव उस रेंज में होती है, वो वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं। Market creates ample of opportunity. So stay calm. Next best trade will always be there. देखो पब्लिक को लगता है यार यार ये ट्रेड छूट गया, ये मेरा बेस्ट ट्रेड हो सकता था ऑफ द ईयर, ऑफ द जो भी हो यार। बट मार्केट में हमने क्या देखा है, हो सकता था वो, बट उस चक्कर में क्या होगा, ऐसे आप बार बार ये सोचने लग जाओगे, और आपका जो वाकई में अच्छा ट्रेड आगे जाने वाला होगा, वो उसको डैमेज कर दोगे। तो ऐसा मत सोचो। मार्केट खासकर एफएनओस पे देखो, निफ्टी में एक और प्रॉब्लम है। पब्लिक जो निफ्टी पे खासकर ऑप्शन बाइंग करता है, वो निफ्टी का चार्ट ही देखते रहेगा।
और कंटिन्यूअस देखते रहेगा तो कुछ ना कुछ मन में सूझेगा यार, ये कर लूँ, वो कर लूँ उसके साथ, ठीक है? आप चार्ट देख रहे हो, आपको लगेगा मैं बाय कर लेता हूँ, चल इधर ये बन रहा है, इधर कुछ ना कुछ आपका मन करे। सिंपल बात है, चुपचाप स्टॉक के साइड फ़ोकस करो। स्टॉक के साइड फ़ोकस करोगे तो आपको 160 काउंटर्स मिलेंगे, 160, 165 के करीब। उसमें आपको एम्पल ऑफ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, बहुत स डिफरेंट सेक्टर्स है, ओके? और काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है स्टॉक का। आपको एम्पल ऑफ इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एक दिन में सब टैप भी नहीं कर पाओगे, और इट्स ओके, सब टैप भी नहीं करनी। आपको जो अपने स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, जो अपने रिस्क रिवॉर्ड जिस हिसाब से आपको फेवरेबल आए उस हिसाब से ही ट्रेड करो। और ऑल ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। आज कोरोना है, कल कुछ दूसरा हो जाएगा, कल नया कोई लीडर इलेक्ट होगा, उसमें कुछ होगा, कल कुछ और न्यूज़ आ जाएगी, फिर इन्फ्लेशन एक न्यूज़ की हेडलाइन बन जाएगा। फिर कोई जो सेक्टर अभी रोटेशन में चल रहा है, अभी जो सेक्टर सुपर साइकिल में है, ये अपना कमोडिटीज़ है, पता चलेगा इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद उनका टाइम चलेगा, वहाँ अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वो गया तो कोई समझो रियल एस्टेट भाग रहे होंगे इस वक़्त इन्फ्लेशन के कारण, वहाँ अपॉर्चुनिटी पॉज़िटिव बन रही होगी। कोई बैंक्स के लोन ज़्यादा जा रहे होंगे, वहाँ पॉज़िटिव। फिर आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी, पीवीज़ व्हीकल की सेल शायद कम हो जाए, ओला, उबर वापस स्टार्ट हो जाए। तो फार्मा की वैक्सीनेशन में पता चले कि सिर्फ़ 2 ही बार लगानी थी, अभी भी ये डाउट है कि 2 डोज़ लगाने के बाद भी और डोज़ मिलने नहीं वाली। तो देखो सिंपल बात है, ऐसे कई सारी स्टोरी बना सकते हैं हम, और जितनी ज़्यादा स्टोरी बनेगी उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी निकलेगी मार्केट के अंदर, ओके? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपॉर्च्युनिटी काफ़ी सारी मिलती हैं मार्केट के अंदर। यू जस्ट हैव टू बी काम, और आप अपना एक प्रोसेस बना लो कि आपको क्या करना है, और सिंपली उस पे एक्ट करो। सो आई होप कि ये हमारा जो पार्ट है, 5th पार्ट अब जस्ट एंड हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये 5 पार्ट की सीरीज़ अच्छी लगी हो, ठीक है? अगर आपको वाक़ई में अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने चाहता था कि आप लोगों को एक इनसाइट दूँ, ठीक है? एक थोड़ा एक ऑप्शन बायर के नज़रिए से दूँ, क्योंकि आई एम प्रीडोमिनेंटली मैं थोड़ा ऑप्शन बाइंग साइड ज़्यादा वेटेड हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ ही करता हूँ, ओके? सो इस वजह से मैं चाहता था कि जो मैंने काफ़ी सालों से जो मैं करता आ रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखी है। मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आई नो ये सारे वीडियो काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, ठीक है? वीडियो की लेंथ बड़ी है, बट मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि ये सारी टॉपिक ऐसी है कि अगर मैं इसको चंक में ब्रेक करना चाहूँ, छोटे पार्ट में, सो इट इट विल नॉट डू एनी गुड। आई नो कि पीपल व्यूज़ आएँगे, ये वो जो एक्स वाई ज़ी, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक गो टू चीज़ मिले, जहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएँ, ओके? ईच मैंने 5 पार्ट को एक अलग-अलग वे में डिवाइड किया हुआ है, और अगर आपको कुछ चीज़ ना पसंद आई हो तो आप लिख सकते हैं, जो चीज़ पसंद आई हो आप डेफ़िनेटली कमेंट में लिखिए, और लाइक एंड अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आगे आने वाले सीरीज़ के लिए जो हम करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, ठीक है?